सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आपने जिस तरह से देखा कि हम ये सारे सूरत हाल जहां पर सियासी मंजरनामे की हम बात करते हैं, वहां पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को एक मुश्किल वक्त का सामना है। चूँकि पहले हमने देखा बजट के वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक टफ टाइम दिया गया था और वोट को मशरूत कर दिया गया था। उनकी कुछ कंडीशंस सामने आई थी और कहा जा रहा था कि ये अगर पूरी की गई तो फिर उसके बाद वो बजट में वोट देंगे। पहला वहाँ पर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एक स्टैंड लिया गया। अब उसके बाद हालिया आसिफ अली जरदारी साहब पहुँचे हैं जिन्होंने दौरा किया है लाहौर का। वहाँ पर वो इजलास पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के इजलास में वो शरीक होने के लिए पहुँचे, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये बताया जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, उन्होंने वो वेलकम करने के लिए सदर जरदारी साहब को नहीं पहुँची। समहाउ ये बातें भी हो रही हैं कि वो कहीं ना कहीं बरहम हैं और जो स्टेटमेंट अब उनकी जानिब से सामने आया है वो ये है कि वो कह रहे हैं जी मुल्क मुश्किल में है, हुकूमत IMF से बात क्यों नहीं करती। सदर जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले आईनी ओहदों का तकद्दुस भी भूल गए हैं। उनकी जानिब से ये भी बात की गई और उन्होंने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट उनकी स्टेटमेंट इस इजलास में उन्होंने ये बात की कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही, पार्टी भी अब खुद चलाऊँगा। अब इनके इस स्टेटमेंट का एक तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या रेलेवेंस है गिवन द सर्कमस्टांसेस इस वक्त जो माशी सूरत हाल पर या माशी महाज पर, माशी फ्रंट पर हुकूमत क्या कर रही है। सदर जरदारी साहब जो ये बयान दे रहे हैं, क्या वो नाखुश हैं, क्या प्लान तैयार कर रहे हैं, क्या चल रहा है बेसिकली। और साथ ही साथ इस इजलास के हवाले से ये भी कहा जा रहा है, इत्तलात ये भी है कि उन्होंने अपने कहीं ना कहीं अदम एतमाद का इजहार किया, इसलिए वो कह रहे हैं पार्टी वो खुद चलाएंगे। एक ये बयान, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने वज़रा को उन्होंने थोड़ा सा खींचा है, बरहमी का इजहार किया, उनसे नाला नजर आए हैं। वो कह रहे हैं जी अब कारकर्दगी दिखानी है, बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल भी नाअहली। तो ये सारी सिचुएशन, इस पर हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कोयटा से वीडियो लिंक के जरिए शहजादा जुल्फ़िकार साहब और ज़ाहिर शाह शरीफ साहब पेशावर से वीडियो लिंक के जरिए हमारा साथ दे रहे हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। लगारी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सदर जरदारी साहब की ये बात, बजट से पहले भी हमने देखा एक प्रेशर बिल्ड किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, और उसके बाद अब ये बयान आना बहुत बड़ा देखा जाए तो ये बयान है, हुकूमत चल ही नहीं रही इनसे, और वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि कैसे मुल्क चलाया जाता है, और ये भी साथ ही कहती है पार्टी भी खुद चलाऊंगा। किस तरह से देखें, इसकी हैसियत क्या है, क्या माइंड सेट है पीपल्स पार्टी का? हैसियत तो ये है कि वो आसिफ अली जरदारी हैं। मतलब ये कि ये पूछना कि जनाब उनकी हैसियत क्या है, वो आसिफ अली जरदारी हैं। सर बयान की हैसियत, मैं बयान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये भी बता रहा हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान के करिश्माती लीडर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दामाद हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शौहर हैं, ये उनका तारुफ है। तो दूसरी बात यह है कि जो कुछ वो कह रहे हैं आज के सियासी हालात में, जो कुछ एहतशाम साहब कह रहे हैं, जो कुछ शहजादा जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं, और जो कुछ हमारे दोस्त कह रहे हैं, और हमारे खुद ज़ाहिर शाह साहब कह रहे हैं, तो मेरा ख़्याल ये है कि यही बातें जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब को भी अच्छी लगी हैं, और उन्होंने कहा है कि उन्हें भी वैसी ही बातें करना चाहिए। और सदर का मनसब संभालते हुए भी अगर वो अपनी पार्टी और अपने कारकुनों का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमने तो माजी में बजाते खुद मैं नहीं बल्कि हमारी पूरी जो सहाफ़ी बिरादरी उस बात पर नाराज़ थी कि जनाब आरिफ अलवी साहब जो हैं वो एक पार्टी वर्कर क्यों बनकर रह गए हैं। तो उस वक्त भी मेरा नुक्ता नज़र ये था कि सदर को सियासी अमूर पर बात करनी चाहिए, लाइन लेना दूसरी बिल्कुल बात है, और जरदारी साहब भी सियासत पर, मुल्की हालात पर तो बात ज़रूर करनी चाहिए। जो इस वक्त हालात हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, और जिस तरह से वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना और काबीना में मौजूद चंद और लोगों की खाल उतारने के दर पे हैं,
कोई कम से कम बात करने वाला तो हो। यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। बिजली के बिल कहाँ जा रहे हैं, आपके पेट्रोल के नर्ख कहाँ जा रहे हैं, और यहाँ पर लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, लोग मुसीबत का शिकार हैं। तो ये तो हम ही चीखते रहते हैं ना। ये ज़ाहिर शाह जो है वो बिल्कुल अपने पूरे जज्बात के साथ बात कर रहे होते हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर कि लोगों के ज़िंदा रहने का हक़ छीन लिया गया। यही बात हमारे शहजाद जुल्फ़िकार साहब भी और एहसाम साहब भी ये करते रहते हैं। तो अब जरदारी साहब ने इनकी हाँ में हाँ मिलाई है और उन्होंने तकरीबन लगभग वही बातें की हैं जो हम लोग करते रहते हैं। तो सदर मुमलिकत के लिए वैसे भी कम से कम एक बात तो होती है कि वो कम से कम सियासतदान तो होना ही चाहिए। लेकिन ये कि अपनी सियासी पोजीशन जो है वो अख्तियार न करें। हम जज साहबान से भी ये कहते हैं कि कोई पोजीशन अख्तियार न करें। जरदारी साहब को सदर मुमलिकत रहते हुए कोई पार्टी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए और इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी का लीडर जिस तरह से बात करता है। आप सदर मुमलिकत हैं, आपको तनकीद करनी है हुकूमत की कारकर्दगी पर, आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि तंजीम भी मैं खुद चलाऊँगा और पार्टी भी खुद चलाऊँगा, ये ज़रा अच्छी सी बात नहीं लग रही है। तो क्या बिलावल भुट्टो साहब से पार्टी नहीं चल रही? वो केपेबल नहीं समझते? पहले भी वो कहते रहे हैं कि वो ना समझ हैं, वो उस तरह से सियासी तौर पे मैच्योर नहीं है। ये पहले भी सदर साहब ये बात मैं दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ और मेरी दोनों के साथ एक अच्छी सतह पर मुलाकातें हैं और मेरा ख्याल ये है कि मैं नहीं कहता कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो फ़लाँ से बेहतर है और फ़लाँ से बेहतर नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक सियासतदान हैं और एक मैच्योर सियासतदान हैं। जिस उम्र में आज हैं वो, इस उम्र से बहुत कम उम्र में उनके नाना जो है वो पाकिस्तान में वजारत का मनसब भी संभाल चुके थे और वजारत ख़ारिजा भी संभाल चुके थे और उन्होंने भी संभाली, इसमें कोई बात नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी जहन, उनकी अक्ल और उनकी फहम जो है वो कम है। बहुत से मामलात में बहुत ज़ीरक मैंने उनको देखा है, बहुत ही ज़ीरक देखा है। और जो बातें जरदारी साहब सोचते हैं और समझते हैं तकरीबन वैसी ही बातें या उनसे ज़्यादा अच्छी बातें जो हैं वो बिलावल साहब कहते भी हैं और सोचते भी हैं और समझते भी हैं। लेकिन अगर महंगाई जरदारी साहब को नज़र आ रही है और बिलावल साहब को नज़र नहीं आ रही है तो ये बात तो फिर कहा जाएगा कि अफसोसनाक है। ठीक है शहजाद जुल्फ़िकार साहब, एक तो ये चीज़ कि सदर जरदारी की अगर एक पर्सनालिटी देखी जाए और एक उनका माजी देखा जाए, वो इस तरह से कोई बयान दे नहीं देते। अगर आपको याद हो जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन आना थी पीटीआई की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और उस वक्त में सदर जरदारी का कुछ माह पहले, आई रिमेंबर 2021 का नवंबर था टू बी वेरी प्रिसाइज, तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हमें कहा जा रहा है कोई फार्मूला तैयार किया जाए कि इनसे जान छुड़वाई जाए, और मुझे कहा गया है कि ये फार्मूला कोई तैयार करो। उन्होंने एक इशारा दिया था। क्या आप समझते हैं कि ये इस वक्त में ये जो बयान सामने आया है अभी कहीं ना कहीं कोई इशारा है, कोई प्लान तैयार कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड? थैंक यू जी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। देखें, जरदारी साहब ने काफ़ी उस पर बात भी कर ली और बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जब आप सदर बन जाते हैं, गवर्नर बन जाते हैं, इस आइनी पोजीशन पर आप चले जाते हैं तो फिर आप ज़रूर पार्टी का वो रहते हैं, सिंपैथाइज़र रहते हैं, सारा कुछ है, लेकिन इस तरह के बयानात अंदरूनी तौर पर आप प्रेसिडेंसी में इजलास बुला लें, लोगों से बात करें, तमाम एक्टिविटी जारी रखें, लेकिन पब्लिकली आपको इस तरह बात करनी नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि जरदारी साहब शायद गुस्से में, कहते हैं कि गुस्से में कभी कोई डिसीजन नहीं लेने चाहिए, और जरदारी साहब का तो मशहूर ये है कि उनका मिजाज बहुत धीमा है, बहुत आराम से किसी को मारते भी हैं तो साए में ले जाके मारते हैं। लेकिन इस तरह का बयान देना लगता है, और जिस तरह उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत देने वाली बात जो है वो आईनी जो मुद्दे हैं उनके उसको भूल गए हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई उनको ये सारा पस मंज़र भी, मेरा अपना ख्याल है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, कि ये शायद नून लीग की तरफ से कोई ऐसा एक्शन हुआ है, कोई ऐसे जिसकी वजह से उन्होंने महसूस किया कि आईनी ओहदे जो हैं या उनको इग्नोर किया, प्रेसिडेंसी को या प्रेसिडेंट को इग्नोर किया गया है, जिस पर वो काफ़ी इस पर उन्होंने
बजाय इसके कि वो खामोशी से किसी के ज़रिए पैगाम भिजवाते, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके मियाँ नवाज़ शरीफ को, मियाँ शहबाज शरीफ को, पार्टी के किसी और बंदे को इन्वॉल्व करके कर सकते थे, अपना कोई वफ्द पार्टी का बना के उनके पास भेज सकते थे। लेकिन इस तरह की बातें करना, ऐसा लगता है कि वो सब्र का पैमाना उनका लबरेज हो गया है और वो चाहते हैं कि पब्लिक में ये चीज़ लाई जाए और थोड़ा सारा इनको अंडर प्रेशर लाया जाए। यानी एक थ्रेटनिंग पोजीशन उन्होंने ली है। यस, अंडर प्रेशर लाया जाए। और एक और मकसद भी हो सकता है इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि मैं इस तरह की बात करूं कि हुकूमत गिराना भी जानते हैं, हुकूमत बनाना भी जानते हैं, पीटीआई का वो रिएक्शन देखना चाहते हैं। क्या पीटीआई या पोजीशन जमातें, जो छोटी मोटी जमातें हैं, क्या वो जरदारी साहब के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगी और इनको कोई टफ टाइम देंगे, इनको इक़्तिदार से निकालेंगे? ये देखना होगा। लेकिन फिर इसमें एक किरदार जो है हमेशा से होता है, उन ताकतों का होता है। अगर तो उन ताकतों ने ये फैसला कर लिया कि नून लीग को उन्होंने फारिग करना है तो वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे नज़र नहीं आता कि इस वक्त तो गेम बनी भी नहीं है। IMF के पास जाना है, जो मईशत का जो एक काम कर रहे हैं उसमें देखना है कि क्या करना है, किस तरह करना है। तो ये आगे चलकर मुश्किलात होंगी। लेकिन उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और रिएक्शन भी देखना है इन्होंने उन ताकतवर हलकों का कि उनका क्या रिएक्शन आता है, और ख़ासकर फिर पीटीआई का रिएक्शन और अपोजिशन जमातों का। लेकिन कंक्लूजन में ये है कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। खुद उन्होंने मेरे ख्याल में सदारत के उस मनसब का ख्याल खुद नहीं रखा उन्होंने। वो दूसरों को तो इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उनको लिहाज नहीं है। लेकिन देखें ना, आदमी किसी बड़ी पोजीशन पर बैठ के कोई ऐसी बात कर दे तो फिर वो लोग कहते हैं कि आपने खुद अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, अपने ओहदे का ख्याल नहीं रखा, अपनी पोजीशन का। उनका जो एक भारी भरकम उसका इनका जो पोजीशन है उसका ख्याल उन्होंने। जी सही। एहतशाम साहब, ये हुकूमती जमात के हम देख रहे हैं, अपने ही रहनुमा कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इशारा ये दे रहे हैं कि गलती हो गई है। जैसे जावेद लतीफ़ साहब वो कह रहे हैं जी हम पर ये हुकूमत थोपी गई है, हमारा अपना मूड नहीं था। एक जानिब वो ये बता रहे हैं कि हम पर ये बोझ डाल दिया गया। और फिर ये खबरें भी आई थी कि पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना में हमारा हिस्सा बने। लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ये ओनरशिप लेने के लिए मसाइल की तैयार नहीं थी। अब सदर साहब का ये बयान आ जाना कि जी इनसे हुकूमत चल नहीं रही, वो ये शिकवा उनका बनता है। और दूसरी चीज़ ये कि बेसिकली पीपल्स पार्टी का इस वक्त माइंडसेट क्या है, चाह क्या रहे हैं इन इशारों के ज़रिए, इन पैगामात के ज़रिए? आमना, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। जावेद लतीफ़ का आपने नाम लिया तो मैं भी सुन रहा हूँ उनको, और उनका आर्गूमेंट मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेन आदमी बाई करेगा कि हम पे हुकूमत थोप दी गई। पाकिस्तान में 75 सालों में यही खेल हो रहा है, कभी थोप दी जाती है, कभी सर पे हाथ रख लिया जाता है, कभी आपको किसी और डिफरेंट तरीके से मना के आप गवर्नमेंट में आपको ले आते हैं। ये तो सबको पता है। मैं माजद के साथ जो लगारी साहब बात कर रहे हैं, शहजादा ने बात की, मैं थोड़ी डिफरेंट बात करूँगा। जी जी। देखिए, मैं भी 25-30 बरस से जरदारी साहब को जानता हूँ। आप ये देखें कि जरदारी साहब उन सियासतदानों में, आप उनसे ला के खिलाफ कर सकते हैं, बड़ी बातें लोग करते हैं। आप देखें आमना कि वो बड़ा रेयर स्टेटमेंट देते हैं। अगर आप कैलकुलेशन में चले जाएं तो महीने में एक आध मुश्किल से उनका स्टेटमेंट आता है। लेकिन जब कोई स्टेटमेंट आता है ना, तो वो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। अभी आपको याद होगा एक उनका स्टेटमेंट जो उनके मत्थे लग गया था। जी हाँ, एग्जैक्टली। एक स्टेटमेंट जिससे जान छुड़ाने की मुश्किल हो गई थी वो था जो उन्होंने कहा था कि जी आप तो 3 साल के लिए आते हैं, हमने हमेशा रहना होता है और इंचेंट बजा देंगे। एग्जैक्टली। वो फिर वापस आए, 2-3 साल लग गए उनको। लेकिन ये जरदारी साहब की ग्रेस है। जरदारी साहब ने, मुझे ज़ाती तौर पे पता है आमना, उन्होंने ये बात कही कि मैंने ये नवाज शरीफ के कहने पे किया था। अच्छा। अब देखें, वो उस तक नवाज शरीफ साहब के साथ इतने आगे चले गए थे। फिर नवाज शरीफ साहब की उनके साथ जब नाराज़गी हुई, इस हद तक हो गई कि जब नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई अब्बास की डेथ हुई तो वो ही वांटेड टू गो देयर और मैं कंडोलेंस के लिए जाना चाहते थे। उस तक नवाज शरीफ साहब पता नहीं किस मूड में थे, उन्होंने उनको जवाब ही नहीं दिया इस बात का, वो नहीं गए। तो जरदारी साहब नहीं भूले इस बात को। अब देखें, ये इस बयान की अहमियत इस तरह देखें हम ना, जब आप सदर पाकिस्तान हो, प्रोटोकॉल एक बड़ी चीज़ होता है। अभी मैं भी सोच रहा हूँ, हम सब लोग सोच रहे हैं कि मरियम नवाज़ जो बज़ाहिर इनके इत्तेहादी भी हैं, चले ठीक है, ओहदे आईनी लिए, गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुए। एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज है
मरियम नवाज़ का पीछे चलाने वाले जो हैं बैठे हुए नवाशी साहब हैं और उनके एडवाइज़र हैं परवेज़ रशीद साहब। ये एक मैसेज था कि जी जिस तरह की सियासत आप करना चाहते हैं हमें मंजूर नहीं। मसलन क्या, इन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब ने एग्री किया था, आपको याद है कि इनकी कमेटी बन गई थी कि जो एक पॉलिटिकल स्पेस चाह रहे थे पंजाब में, प्लस ये चाह रहे थे कि जी 18 ज़िला हैं जनूबी पंजाब के, वहाँ पे आप जो आप लॉ ऑफिसर भर्ती करेंगे, आप पुलिस के लोग भर्ती करेंगे, वो आप हमसे मशवरा करेंगे। वो नहीं किया। बजट के मामले में मशवरा नहीं किया, सूबों के बजट के बारे में आपने मशवरा नहीं किया। फिर ये एक मैसेज था PMLN की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जरदारी साहब को ये कहने की कोशिश की गई है कि जी आप किसी ना किसी तरीके से जो स्पेस बनाना चाहते हैं, 2-3 दफ़ा आपके साहबजादे भी होके चले गए, पंजाब आपके हाथ से निकल गया, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, और जो कमेटी खेलना वो खेल लें, लेकिन सर एक आईनी ओहदों का तकद्दुस के अलावा भी एक वर्किंग रिलेशनशिप भी रही है माजी में इनकी मरियम नवाज साहब। जब ये PDM और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद था, उस वक्त जरदारी साहब का ये बयान है, रिमेंबर, उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बिल्कुल आसफा और बख्तावर की तरह है। देखें, एक बात की थी, दूसरा हम ना, आपको याद होगा, लगारी साहब को भी याद है, पहले भी बात हुई थी कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, प्रेसिडेंट हाउस में लंच दिया था, अपने लगारी साहब भी थे, मैं भी था, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब को ये कहा था जरदारी साहब ने कि जी सियासी लड़ाई आपके साथ है, लेकिन 5 साल आप हुकूमत करेंगे, 5 साल के बाद हम सियासी मैदान में आपका मुकाबला करेंगे इलेक्शन में। थ्रू आउट इस पीरियड में देख लें कि उन्होंने इनको कुछ नहीं कहा। हाँ, ये पॉलिटिकल गेन करने के लिए, गिव एंड टेक करने के लिए, मैक्सिमम कंसेशन लेने के लिए पीपल्स पार्टी भी करती है, नून भी, सारे लोग करते हैं, लेकिन इस स्टेज पे 2 चीज़ें हुई हैं। अब बात इसको हम कंक्लूड करें, एक तो है कि इस वक्त लोग जो है ना, जिस तरह सब समझ रहे हैं कि तड़प रहे हैं महंगाई की वजह से, और महंगाई और बिजली और गैस ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है, तो ज़ाहिर है उन्हें कोई पॉलिटिकल फेस लेके पब्लिक में किस तरह जाएंगे। पंजाब उनके हाथ में नहीं है। जो उनका ख्वाब है लगा अपना बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना, वो बनता नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से जिनसे उनका तकिया करके जिनके साथ हुकूमत बनाएगी, मतलब इस स्टेज पे अगर पीपल्स पार्टी ज़रा पीछे हट जाए, जो कहते हैं हुकूमत बना सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, 1 मिनट के लिए पीछे हटे तो हुकूमत गई, लेकिन तो ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज है उनके लिए भी। जी आखिरी बात आमना ये बनती है कि मेरा ख्याल है बजाय उनको ये सोचने के कि उनको बयान नहीं देना चाहिए, ये सियासी तौर पे लम्हा फिक्रिया PMLN के लिए, उनकी क़यादत के लिए कि भाई वो किस तरह का, देखना वर्किंग रिलेशनशिप तो हमने ये होता है ना, सदर जा रहा है सूबे में, चीफ मिनिस्टर नहीं आता और लेने के लिए, उनको इस्तकबाल करने के लिए नहीं आता, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप बता रहे हैं कि जी हमारे इख्तलाफात हैं, या हम आपको वी डोंट गिव अ डैम टू इट, तो ये गलत हुआ है। मेरा ख्याल है डेफिनेटली आज जो PMLN के हल्के हैं वो परेशान है इस वजह से, क्योंकि उनको वैसी हुकूमत नहीं चल रही। PTI शाह साहब की जानब चलते हैं। शाह साहब, ये एक तो जैसे एहतशाम साहब बात करें, बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, या ये इसके ख्वाहिशमंद थे, ये वो तो अपने बेटे पर इस इजलास में भी अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं कि वो कह रहे हैं पार्टी अब मैं खुद चलाऊंगा। पहले भी उनके ये बयानात कि जी भी सियासी तौर पे मैच्योर नहीं है। ये किस तरह की फिर वो जब वो पार्टी पे एतमाद नहीं करे कि वो ठीक से पार्टी के मामला उमूर चला सकते हैं, तो फिर वज़ीर आज़म के ओहदे पर पहुँचाना, ये एक तो समझ नहीं आई। दूसरी चीज़ ये बताइएगा, क्या हुकूमत इस सारी सिचुएशन में अफोर्ड कर सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज़गी? क्योंकि मौलाना साहब भी पहले नाराज़ थे और पहले उसको सीरियस नहीं लिया गया, संजीदा नहीं लिया, लेकिन फिर देखा कि हमने मुलाकातें हुई इस हवाले से। हुकूमती रवैया क्या है? ये बयान को संजीदा लेगी? हमने मुझे एक रवैया जो भी है, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, जरदारी साहब ने बयान दिया तो क्यों दिया? क्या बहैसियत सदर पाकिस्तान वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं या पाकिस्तान की कर रहे हैं? मुझे तो खैर सबसे अजीब व गरीब सी ये सूरत हाल नजर आई कि हैसियत सदर पाकिस्तान उनको ये बयान शायद देना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो वफाक की अलामत है और तमाम वो तो पार्टी चलाने के मूड में, वो तो डायरेक्टली बता रहे हैं कि मैं पार्टी चलाऊंगा, खुद देखूंगा मामला, कौन क्या कर रहा है ये भी मुझे सब मालूम है। देखिए वो बता रहे हैं नहीं बता रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप उनको सदर पाकिस्तान मैंने तो नहीं बनाया ना, वो तो मतलब तमाम सियासी जमातों ने बनाया ना आपने बनाया, तो जाहिर बात है वो जो भी कहते हैं, लेकिन इस वक्त वो बहैसियत सदर पाकिस्तान अगर ये बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये उनको जो है उनके स्टेचर और उनके जो ओहदे के मुताबिक जो है मुझे जरा सी awkward सी चीज लगी है। लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट्स हो सकते हैं। जरदारी साहब काफी ज़ीरक, और उन्होंने जो हम समझते हैं ना कि जो आईनी और इंतजामी ओहदे तमाम के तमाम मुस्लिम लीग से ले लिए हैं एक तरीके से या दूसरे तरीके से, या हुकूमत साजी के दौरान लेन देन में जो कुछ हुआ, मैं ये समझता हूँ कि जो डिसीजन होगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटों के ऊपर, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शायद हो सकता है
कि जरदारी साहब को कोई सुनगुन मिली हो कि इस हवाले से कोई डिसीजन ऐसा आ सकता है जो कि एकदम से गेम चेंजर हो सकता है। ये मेरी जाती राय है। मैं किसी तरीके से अदालती फैसले के ऊपर जो है कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है। दूसरा, अगर प्रोटोकॉल नहीं मिला वो अपनी जगह पे, जाहिर बात है कि बज़ाहिर तो ये एक अननेचुरल अलायंस है। जब हुकूमत बन रही थी हम उसको भी कह रहे थे कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब के साथ ये बातें नहीं हुई, लेकिन जाहिर बात है आप चले गए उस वक्त जब आप हुकूमत बना रहे तो यू हैव चोजन अ लेसर ईवल। तो ये दोनों जमातें एक दूसरे को बनिस्बत तहरीक इंसाफ के लेसर ईवल समझती रही और इक़्तिदार के लिए जाहिर बात है उनकी जंग इक़्तिदार की है। मेरे ख्याल में इक़्तिदार के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बार बार हम हर सियासतदान से सुनते हैं कि मुल्क चाहे जिस तरफ भी चला जाए लेकिन सियासत में हर पे आखिर कोई नहीं है। और जिस तरीके से ये लेन देन हुआ, आप देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर चाहे जैसी भी जमहूरियत है, जैसी भी हुकूमत है, वो चलाने की कोशिश की जा रही है। अब इख्तिलाफ की वजह क्या होती है? ब्रेक के बाद आप कंटिन्यू भी कीजिएगा और एक सामने रखूंगी इस हवाले से कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ये सिग्नलिंग भी कर रही है कि इनसे मामला नहीं चल रहे तो कहीं ना कहीं अपने आप को पेश कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और शाह साहब की जानिब चलते हैं। शाह साहब, एक तो अपना नुक्ता कंप्लीट कर लीजिए और ब्रेक से पहले जो सवाल मैं रिपीट कर देती हूँ जिसमें मैंने पूछा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ये इशारा भी एक दे रही है कि जनाब ये इनसे गवर्नमेंट इनसे मामलात नहीं सही हो पा रहे, दुरुस्त समत में नहीं जा रहे, तो हम हाजिर हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऑफ़र भी, पैगाम भी कहीं ऐसा भेजा जा रहा है? देखिए, जब हुकूमत साजी हो रही थी उस वक्त भी तमाम ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा था और जिस तरीके से सियासी जमातें एक दूसरे को हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि आप मेरे साथ आए, आप मेरे साथ आए। जिस तरीके से ये लेन देन हुआ है, आप देखें बलूचिस्तान की हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिली, सिंध की हुकूमत पहले ही उनकी ख्वाहिश थी कि उनको मिलनी चाहिए थी और जाहिर बात है वहाँ अक्सरियती जमात थी। अब पंजाब के अंदर लेन देन में यही हुआ कि पंजाब की गवर्नमेंट और मरकज की गवर्नमेंट चली गई PMLN के पास। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, अब जरदारी साहब मजीद क्या चाहते हैं, कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि शायद उनको दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर उनका है और मेरे ख्याल में 3 सूबों में इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो अब पंजाब की हुकूमत तो शायद PMLN देने से रही। इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मैंने तो जैसे पहले उससे कहा कि हो सकता है कि जरदारी साहब को कोई सुनगुन मिली हो कि आया ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटों वाला मामला है, इसके ऊपर अगर वाकई कुछ डिसीजन ऐसा आता है जो जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो एक तो रीजन ये हो सकता है। दूसरा, मेरे ख्याल में सियासत के अंदर ये दोनों जमातें हमेशा एक दूसरे को ब्लैकमेल भी करती रही हैं, एक दूसरे से फायदे भी उठाती रही हैं और अब भी शायद ये हो रहा है। अब है क्या आया बजट के अंदर, PSTP के अंदर या कोई मजीद आगे ऐसी चीजें हैं जो कि जरदारी साहब जो है वो चाहते हैं कि PMLN जो है उनको मजीद जो है वो कह सकते हैं कि सहूलियात दे। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, जरदारी साहब का बहैसियत सदर ये बयान देना मेरे ख्याल से ये मुझे सियासी तौर पे कोई काफी ज्यादा इमेच्योर नजर आया। लेकिन जैसे कि एहतशाम साहब कह रहे थे कि जरदारी साहब एक स्टेटमेंट देते हैं और बड़े अरसे के बाद, और वो बड़ी मानी खेज होती है, तो मेरे ख्याल में इसके नीचे कोई ना कोई जरूर फलसफा है। अब देखना ये होगा, 1-2-4 दिनों में ये चीजें वादे होंगी। दूसरा, जो PMLN की पंजाब की गवर्नमेंट है वो मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे एक लिहाज से एक बादशाहत का निज़ाम चल रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और वहाँ जो वज़ीर आला साहिबा हैं वो मेरे ख्याल में ये भी नहीं समझती कि वो किसी तरीके से मरकजी हुकूमत के अंडर आती हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जो कि प्रोटोकॉल नहीं दिया गया बहैसियत सदर, या ये भी एक मैसेज दिया जा रहा होगा कि हम PMLN के अंदर पंजाब की हुकूमत अलग है और मरकज के अंदर जो PMLN की हुकूमत है वो अलग है। अब ये मेरे ख्याल में एक अहम नुक्ता है जिसको जरदारी साहब जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जनाब, इस हवाले से आपका टेक आ चुका है। अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबादी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी की अगर हम बात करें, तकरीबन 25 करोड़। पाकिस्तान दुनिया का 5वां गुंजान आबाद मुल्क है, यानी पॉपुलस कंट्रीज़ में 5वें नंबर पर रैंक करता है। और यहाँ आबादी में इजाफे की शरह खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में खासी ज़्यादा है। ये कहा जा रहा है कि 1.9% ग्रोथ रेट है यहाँ पर। मगर तशवीशनाक बात यह है कि आबादी में बढ़ते इजाफे के साथ कौमी वसाइल यानी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनमें इजाफा नहीं हो रहा, जिससे ये आबादी ताकत की बजाय अब एक बोझ बनती चली जा रही है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने आज के दिन के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान को तेज़ी से बढ़ती आबादी के बायस पानी की कमी का सामना है। और वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा है कि कुदरती वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी का बढ़ता हुआ दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए आबादी पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब ये बातें तो हमारे जानिब से, हमारे सियासतदानों की जानिब से की जाती है, लेकिन क्या पॉपुलेशन कंट्रोल हमारी जो सियासतदान हैं, इन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके बेनिफेस्टो का हिस्सा रहा है?
और अब तक ये जो सिचुएशन हमारे सामने, अगर हम बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन ड्रॉ करें तो जो सिचुएशन है, बांग्लादेश जिस तरह से 90s में आगे बढ़ा था एक आबादी के लिहाज से, जो सारी सिचुएशन थी, उन्होंने किस तरह से इसे कंट्रोल किया, वो कमेंडेबल है। क्या पॉलिसीज़ अपनाई और हम क्यों पीछे रह गए, इस पर बात करते हैं, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। एहतशाम साहब सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। क्या वजह है कि हम बात तो कर लेते हैं लेकिन आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा? हमने देखें पॉइंट ब्लैंक अगर मुझसे पूछें तो माज़रत के साथ हमारा ये मनासुल कौम एक मुनाफकाना रवैया है। हम छोटी चीज़ हो, बड़ी हो, सियासी हो, इक़्तिसादी हो, सोशल हो, हम जिस अंदाज से रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं, हम उसमें बहुत सारी मसलतें देखते हैं। मसलन मुझे फौरी तौर पे याद आ रहा है कि जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो ये 62 और 63 ख़त्म करने की बात पीपल्स पार्टी ने भी की थी, PTI ने भी की थी, कुछ और जमातों ने की थी। नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने कहा नहीं ये तो रिलीजियस लोग जो है ना वो तो नाराज़ हो जाएंगे, ये सादक अमीन जो रखा गया है ज़ियाउल हक ने, वो तो इसी वजह से रखा है कि जी बंदा ठीक होना चाहिए। अब देखिए सबको पता है सादक अमीन कौन कितना रह सकता है कितना नहीं है, लेकिन उन्होंने इस वक्त नहीं की और वही आप देखें इवेंचुअली उनकी जड़ों में बैठी और उनको निकाला गया वहाँ से, नवाज शरीफ साहब को। अब देखें जो ये टॉपिक है, हम ना बड़ी माज़रत के साथ हमारे मुल्क में इस तरह के टॉपिक्स पे बात ही नहीं होती। क्लाइमेट चेंज दुनिया का नंबर 1 टॉपिक होता है, हम सियासत कर रहे होते हैं। दूसरा ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हम ना लोग हमें कह रहे हैं कि मुल्क में पॉपुलेशन इमरजेंसी लगवाएं आप। ये जिस तरीके से आप चल रहे हैं, आपके रिसोर्सेज इतने तेज़ी की तरह खाए जा रहे हैं, आप अपने लोगों को पानी, उसके बाद सेहत और तालीम और कोई चीज़ नहीं दे पा रहे। और नतीजतन ये है कि अभी ये फिगर आ गया UNFPA का कि 2030 में 26 करोड़ से ज़्यादा आपकी हो जाएगी आबादी। और ये जो आप कह रही हैं 1.8% नहीं है, हम ना अनऑफिशियली ये 2.5% से ज़्यादा ग्रोथ रेट है। ये सब सारा के ममालिक जो अफ्रीका के उनसे भी ज़्यादा ग्रोथ रेट है ये। उसकी वजह यह है कि इस पर कोई चेक नहीं। अब देखें लोग डरते हैं, अब मुनाफकाना रवैया है। अब आप क्यों देखें ना, टर्की, ईरान, बांग्लादेश 3 मुल्क हैं जिनकी मिसाल दी जाती है, जिन्होंने अपनी क्लर्जी को मिला के साथ लोगों को कन्विंस किया कि भाई ये ठीक नहीं है। वो बाकायदा कुरान और हदीस से साबित किया कि जी ये नहीं हो सकता कि अगर आप अपने बच्चों की पैदाइश पाल नहीं सकते तो आप धड़ाधड़ बच्चे पैदा करते चले जाएं। हमारे यहाँ तो इस मौजू पे बात करने ही लोगों ने कहा है कि जी नहीं कर सकते, मौलवी पीछे पड़ जाएगा। बात यह कि कहीं ना कहीं हमें स्टैंड लेना चाहिए और ये मामला इतना तेज़ी के साथ ख़राब हो रहा है। हम ना रिसोर्सेज आप देख लें, पिछले साल 31 मिलियन टन आपने गंदम पैदा की और पता चला कि जी इसमें से आप एक्सपोर्ट भी करेंगे। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कल का एक्सपोर्ट नहीं करने की इजाज़त नहीं, अभी फैसला नहीं किया। लेकिन जो प्राइवेटली बातें पता चल रही हैं कि जी ये 5 महीने के बाद ये खुराक सारी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि जो खाने वाले मुँह हैं इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जितना पैदा करता है वो खाया चला जाता है। लेकिन आप जॉब देख सकते हैं, आप गुर्बत की सतह कहाँ से कहाँ चली गई। मुझे याद है हमने ये 1960 में प्रोग्राम पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम शुरू हुआ था। ये बिगेस्ट प्रोग्राम था सब कॉन्टिनेंट में, और जितना पैसा इस मद में आया और जितनी करप्शन इसमें हुई, अयूब खान के ज़माने में शुरू हुआ था। अमेरिकन ने अब इस पर इतना पैसा दिया, UN ने इतना पैसा दिया। वो दयानतदारी से समझ रहे थे कि पाकिस्तान का मसला बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग वार्न कर रहे थे, वार्न के पाकिस्तान जिस तरह ऑपरेट कर रहा है, जिस तरह यहाँ पे लोग डरते हैं, मौलवी के इंस्टीट्यूशन से बात नहीं करते। यानी दीनी तौर पर भी आप कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, यही नुक्ता लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ अगले पैनलिस्ट की जानिब। शाह साहब, जो हम एक दीन की जहाँ बात करते हैं, अगर वही अगेन बांग्लादेश की मिसाल दी जाए, आमना अगर एक बात मैं कह रहा था मुकम्मल करने देते हैं आमना, आमना देखिए इसके लिए जो बात की जा रही है ना, वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पहलू लेडी हेल्थ वर्कर्स का है। ये एक ज़माने में शुरू किया गया था, इसको अबंडन कर दिया गया। वो कहते हैं इसको दोबारा शुरू किया जाए, गांव देहातों में जाया जाए, इसकी ओनरशिप फेडरल गवर्नमेंट भी ले और सूबे भी लें, और मेक श्योर करें कि जी इनका इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा और इनके ज़रिए दुनिया जहाँ के जो तरीके हैं बताए जाते हैं, जो जिस तरह लोगों को कन्विंस किया जाता है दीन के तौर पे भी और मेडिकली भी। अभी देखें खातून 5, 6, 7 बच्चे पैदा करने के बाद एवरेज एज उसकी कितनी रह जाती है, 50 साल की उम्र से पहले अल्लाह को प्यारी हो जाती है। सर बहुत सारे मामला एग्जैक्टली हेल्थ वाले, माल न्यूट्रिशन और इसमें बहुत सारे मामला आ जाते हैं और जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। शाह साहब, ये जहाँ पर हम दीन की बात करते हैं जी, ये रुकावटें हमारे सामने मौजूद हैं। बांग्लादेश में काफ़ी सिमिलरिटीज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, बीट रिलीजन, आपकी इकोनॉमी हो या आपका सोसाइटी का रहन सहन हो। तो उस सिचुएशन में जब 1970 में बांग्लादेश में जब देख रहा था कि वो उनको इस खतरे का सामना था कि ओवर पॉपुलेशन ना हो जाए, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, सोशल अवेयरनेस की, तो हम वो उस करने में नाकाम क्यों हो गए? हम क्यों ये समझा ना पाए
एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम मज़हब को आड़ बना लेते हैं, हम कन्विंस करने में नाकाम क्यों रहे? क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स ये जो स्टीरियोटाइप किस्म की स्टेटमेंट है ना कि शायद मजहब को आड़ बना लेते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आप देख लें, आपके पास HIV एड्स इससे बड़ा खतरनाक इशू है जिसके ऊपर मजहबी लिहाज से बात होती रही है। और इसके अलावा आपके फैमिली प्लानिंग के हवाले से बड़ा ओपनली अब मजहब भी डिस्कस करता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और उलमा आपने देखा, हमने बल्कि मसाजिद में सुना, कोई ऐसी अपोजिशन नहीं है कि जिसको मजहब के बुनियाद पर आप बना के, हाँ बिल्कुल एक कस्टमरी प्रैक्टिस ज़रूर बना दी गई है कुछ इलाकों में अपनी जो सोशल कल्चरल वैल्यूज़ है उनको सामने रखते हुए कि कई बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। मैं ये नहीं समझता कि शायद इस वक्त इतनी हम देहात की बात नहीं करते, फार ऑफ एरियाज की बात नहीं करते, कुछ स्टबन एलिमेंट या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जरूर होंगे जो कि मजहब को इस्तेमाल करके फैमिली प्लानिंग के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इतनी रेजिस्टेंस शायद उस लिहाज से नहीं है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि देखें, आपकी इल प्लानिंग है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के इदारों की इल प्लानिंग की वजह से तमाम चीज़ें हुई हैं। देखें, जो इदारे तरतीब बनाते हैं, जो इदारे प्लान करते हैं रिसोर्सेज को, स्किल्ड मैन पावर की डेवलपमेंट को, आपके मुख्तलिफ किस्म के रेवेन्यू रिसोर्सेज को, वो इदारे प्लान नहीं कर सके। जब आपका डेटा झूठ बोलता है तो जाहिर बात है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है। आपका पॉपुलेशन सेंसस होता नहीं है 8-8, 10-10 साल तक। जब आप करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं। अब सियासी जमातें अपनी मर्जी से आबादी कम और ज्यादा करती रहती हैं, तो जाहिर बात है कि इस किस्म का डेटा जो कि इर्रेशनली कंपाइल किया जाता है, जिसके ऊपर कोई किसी किस्म की रिसर्च नहीं होती, तो आखिर में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपके पास इसी तरीके से आएगी। दूसरा देखें, एक मिसाल मैं आज सुबह कहीं किसी ने दी कि पाकिस्तान में न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क है जो इकोनॉमिकली कितना डेवलप्ड है। पाकिस्तान की आबादी न्यूजीलैंड के बराबर जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है। तो आप ये बताइएगा कि 2030 तक हम कहाँ होंगे और आगे कहाँ चलेंगे? मेरे ख्याल में ये इल प्लानिंग का बहुत बड़ा मसला है। पॉपुलेशन कंट्रोल अब इशू शायद इतना बड़ा उस लिहाज से है नहीं कि टेक्निकली हम लोगों को एजुकेट नहीं कर सकते, अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि हम ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, हम मैटरनल हेल्थ को डिस्कस करते हैं, हम NCH को डिस्कस करते हैं, हम सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल इश्यूज को ओपनली डिस्कस हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, उसके बाद आप कंप्लीट कीजिएगा। वेलकम बैक। शाह साहब, आप कंप्लीट कर लें जल्दी से अपना नुक्ता ताकि हम आगे बढ़ें। बिल्कुल जो बात हम कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में देखें, हमारे यहाँ इल प्लानिंग है। आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन ग्रोथ, फैमिली प्लानिंग और इवन आप देख रहे हैं कि पोलियो एरेडिकेशन के ऊपर कितने अरसे से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये दोबारा कहूंगा कि एक तो इनके इंटेंशंस ठीक नहीं है, दूसरा जो प्लानर्स हैं उनकी प्लानिंग ठीक नहीं है। आपने करोड़ों रुपए इन चीजों के ऊपर खर्च कर दिए, लाखों रुपए सैलरीज लेने वाले लोग हैं, लग्जरी गाड़ियों में फिरने वाले ये लोग प्लानर्स हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर ग्रोथ तमाम। लेकिन ये कि उसके बावजूद मुनासिब प्लानिंग न होने की वजह से ये मसाइल ज्यादा। ठीक है जी जुल्फिकार साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक अगर हम इसी ग्रोथ रेट के साथ चलते रहे तो 355 मिलियन आबादी हो जाएगी हमारी। यहाँ तक मामला जा सकते हैं। आमना देखें, एक तो जैसे तशाम साहब ने कहा कि, और बहुत ही मीनिंगफुल बात है कि शायद तरजीह नहीं रही है हमारे मुल्क के हुक्मरानों को, डिसीजन मेकर्स हैं उनकी शायद तरजीह नहीं रही है। फिर दूसरा, सूबों में एक खिंचाव सा रहा है। बांग्लादेश जब आज़ाद होता है तो उसकी आबादी 6 करोड़ 83 लाख होती है और पाकिस्तान की आबादी उस वक्त को 8 लाख थी। 6 करोड़ 8 लाख, 80 करोड़ का तकरीबन लाख का फ़र्क रहा है। अब उनकी अगर देखें 10 साल के बाद आबादी किस तरह बढ़ती है, 1 करोड़ 80 लाख 70 लाख, इस हर 10 साल बाद बढ़ते बढ़ते वो 17 करोड़ पर रुक जाती है। हम जाके 24.5 करोड़ पर जाके अभी हमने ब्रेक लगाया हुआ है। और जिस तरह आपने अलार्मिंग बात की कि आगे फिर हम कहाँ जाएंगे, सूबों में उसी तरह उस वक्त आबादी का जो रिसोर्सेज का जो वो था, एक डिस्ट्रीब्यूशन था, वो प्योरली आबादी पे था। और उस वक्त वो कहते थे कि जी, बल्कि आबादी के बरखिलाफ था जब मुत्तहिदा पाकिस्तान था कि नहीं जी आबादी नहीं होनी चाहिए, अब एरिया पे होना चाहिए। जब वहाँ से हमने जान छुड़ाई उसके बाद फिर प्योरली हमने पॉपुलेशन पर की पॉपुलेशन। अब 3 सूबों ने ये देखा कि पंजाब की तरफ ज़्यादा लॉपसाइडेड हो जाता है, रिसोर्सेज का बहाव उसी तरफ जाता है, लिहाजा
इस पे तवज्जो नहीं दी गई। मैं ठीक है। कोट करूंगा चीफ सर, मिनिस्टर कुछ- साबका चीफ मिनिस्टर नवाब जुल्फकार मक्सी 1993 में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बलूचिस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल पर बिल्कुल मैं उसके हक में नहीं हूँ, हम तो कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो। जब सोर्सेज का आपका वो है ही इसी तरह, तो फिर ये किस तरह होगा? फिर ठीक है। किधर जाके आपके जो ये NFC mindset हुआ, एक्ट था exactly। 2008 में सर और वक्त 10 की कमी है, में, मैं आपसे माजरत करूंगी कि लगारे साहब का भी टेक हम ऐड कर लें ताकि फिर हम क्लोजिंग की जाने बढ़े। लगारे साहब, ओहो, ओके। बस मैं आपको सरायकी का एक बंद सुनाता हूँ जी जिसमें एक औरत जो हर साल बच्चे की पैदाइश का अजियत से दो चार होती है, वो कहती है मनसूबाबंदी, वो पॉपुलेशन बढ़ाने मनसूबाबंदी होता कर कुछ ख्याल मैदा हालत अलील मैदी खस्ता हाल मैदा हर साल लड़का लड़की थी खस्ता हाल जमदे जिगरदा खून पींदे बदन दमास खमदे भोगिया में सूल पीड़ा सदमे डिठों में व्यमदे चिचरी जबान थी गई बोला न कहीं को भमदे काबिल मरण दे हाँ मैं जीवन मुहाल मैदा मनसूबाबंदी होता कर कुछ ख्याल मैदा। अब ये हो सकता है हमारे कि बाकी पैनलिस्ट को समझ आई ना होना ना हो, लेकिन जो पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मैं समझ गई हूँ इसकी सारी। लगारी साहब ने बड़ा खूबसूरत जो कहते हैं ना कि कूजे में बंद कर दिया सारे सिचुएशन को। चलें जी, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।